बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में वो वक्त आया कि जब हुकूमती ऐवानों से और मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों की जानिब से अपोजिशन को चोरों का टोला कहा गया और कहा गया कि इनको NRO नहीं दिया जाएगा, जबकि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया। और फिर बात इस नहज तक आन पहुंची कि दोनों जानिब से बंद गली में सियासत पहुंच चुकी थी, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता था, दोनों जानिब से एक दूसरे को NRO ना देने की बातें होती रही। ऐसे में मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के बाद तासुर जो देखने में आता है वो ऐसा ही लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासी माहौल के लिए ये ठंडी हवा का झोंका होगा, सियासत में कुछ नरमी आएगी, जो पारा हाई था वो कुछ कम हो पाएगा। तो अब तक की उसकी डेवलपमेंट क्या रही, कितनी मुलाकातें हुई और आइंदा के नताइज क्या होंगे, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, सियासत कभी कभार ऐसे मौकों पर पहुंच जाती है, उस नहज पर ले आती है कि जहां से एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनाया नहीं जा सकता। तो मौजूदा सूरत हाल भी ऐसी ही है। आपने मुलाकात की सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से, जिस पर बहुत से एतराज़ात भी उठे, उनकी अपनी जवाब में भी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उस मुलाकात का नतीजा अब तक क्या रहा? क्या मुस्तकबिल के अंदर मजीद मुलाकातें होने के इम्कानात हैं या फिर यह सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बुनियादी बात जिस चीज़ की आपने शुरू में ही वही बात कह दी कि टकराव, जब मैंने वहां भी यही बात कही थी कि अगर कोई चीज़ टकराव की तरफ जाएगी तो उसका नुकसान किसी एक पार्टी को नहीं होगा बल्कि दोनों को नुकसान होगा। इसी तरह अगर दर्जा हरारत बढ़ेगा तो उससे जो आग लगेगी उसमें सब जलेंगे। तो क्यों ना किसी नुकसान से पहले ही वो काम कर लिया जाए जो कम समझने वाले लोग नुकसान के बाद किया करते हैं, और जो तारीख और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो उस नुकसान से पहले कर लिया करते हैं। तो ये पैगाम लेके, ये इनिशिएटिव लेके मैं इंतहाई रूहानी बैकिंग के साथ पीर साहब की दुआओं के साथ मैंने इस सफ़र को शुरू किया। और आज अगर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता किससे मिला किससे नहीं मिला, क्या बात हुई, हर एक की अपनी अपनी वो होती हैं। लेकिन अगर आप नताइज को देखें तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि जो वो 25 तारीख को जो टेम्परेचर था, आज उससे 5, 10, 15, 20, 25 डिग्री टेम्परेचर कम हो चुका हुआ है। उस वक़्त इस्तीफ़ों की जंग जो है वो बिल्कुल तलवार की तरह सर पे खड़ी थी। उस वक़्त लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो जोरों पे थी। आज मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें अवॉइड हो गई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम इनके अंदर एक थोड़ा सा वक्त का तासुर और थोड़ा सा टेम्परेचर की कमी ज़रूर आई है। मैं ये नहीं कहता कि टकराव की हिद्दत कम हो गई है, लेकिन आप खुद एनालिसिस करके देख सकते हैं कि मैंने एक चीज़ पे एतराज़ उठाया था कि अल्फाज की शिद्दत और हिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो आग भड़काने वाली लगती है, और ये कोई मुस्बत चीज़ नहीं है। आज मैं जब देखता हूँ टॉक शोज में, बाकी दोनों अतराफ ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और अल्फाज के बजाय अब मुस्कुराहटों में बैठ के अपनी अपनी आरा दी जाती हैं। ये एक मुस्बत तब्दीली है। इस्तीफों का मैंने आपको पहले ही बता दिया, और एक डायलॉग भी शुरू हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है, और वो डायलॉग पार्टीज के अंदर शुरू हो गया है। अब देखें, मुस्लिम लीग के अंदर भी अब इस वक्त एक डायलॉग है। अब्बासी साहब इंग्लैंड गए हैं, वहां से पैगाम लेके आए हैं, पार्टी के अंदर एक निगोसिएशन का अमल शुरू हुआ है। इसी तरह हुकूमत के अंदर भी जो है, जो इस वक्त एक माहौल है, उसमें अब डायलॉग की बात शराइत के साथ डेफिनेटली की जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस सारे अमल के नतीजे के अंदर मुल्क के अंदर टकराव की कैफियत खत्म नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हुई है। और अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जो कि सेनेट के इलेक्शंस के सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो भी वही बात है जो मैंने बाहर निकल के भी कही थी कि हमें इश्यूज को पार्लियामेंट की तरफ लेके जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मशवरा दिया है कि भाई आप अपने तमाम जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको बैक टू पार्लियामेंट लेके जाएं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक टकराव की शिद्दत की कमी के बाद जो अगला स्टेप मुझे होता नजर आ रहा है वो ये है कि इंशाल्लाह दोबारा से पार्लियामेंट की बिल्डिंग आबाद होगी और वहां पर एक आईनी और कानूनी हदूद के अंदर उम्मीद है कि एक ऐसा अमल शुरू होगा जिसमें शिद्दत जो पाकिस्तान के अंदर सियासी खुश्क माहौल हो चुका है, सर्द माहौल हो चुका है, बड़ा सख्त माहौल हो चुका है, ये आज से पहले नहीं था। इसकी वजूहात क्या है? और दूसरा मुझे बताइएगा, क्या आपके इन मामलात के हवाले से कोई मियां नवाज शरीफ से भी राब्ते हुए हैं? देखिए, मेरे तो अभी राब्ते, वैसे मैं तो अपने राब्तों को बहुत ही हकीर सा समझता हूँ। मैं तो राब्तों से ज़्यादा दुआएं करता रहता हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की क़यादत के ऊपर जो है अल्लाह ताला वो रोशनी खोले जहनों की, जो कि जहनों को बंद करने के बजाय खोलने का सबब। आमीन। एहतसाब की जहां तक बात है, आपको हमेशा मेरा पता है कि मैं एहतसाब के, शदीद एहतसाब के हक में हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एहतसाब को अदालत के फैसले की शक्ल में होना चाहिए, बयानात की शक्ल में नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि चोर जब तक सजा ना हो जाए वो मुल्जिम होता है, उनको मुजरिम बनाने के लिए तेज तरीन इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि उसके नतीजे में हुकूमत ना विंडिक्टिव लगे और ना उसके नतीजे में जो मुजरिम है वो मजलूम बन के पब्लिक ये तो ठीक हो गया, ये सबकी ख्वाहिश है दुरानी साहब, ये सबकी ख्वाहिश है। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या मियां नवाज शरीफ से राब्ता हुआ? जो एक शख्स वहां से मिलकर शख्सियत वापस आई है, क्या उसके जाने से पहले उनसे आपकी बातचीत? अब्बासी साहब देखें जी, अब्बासी साहब तो यकीनन गए थे, नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, और अब्बासी साहब गए थे और उसके नतीजे में वो वहाँ से डेफिनेटली कोई मुस्बत पैगामात लेके आए होंगे। मैंने असल में जब डायलॉग शुरू किया था साहब, तो मैंने ये कहा था कि ये ट्रैक 2 डायलॉग है, इसमें हम चीज़ों को सरफेस पे नहीं ला सकेंगे, शायद हम बहुत सी बातों को कह भी नहीं सकेंगे, बहुत से जो राब्ते होंगे उनका इजहार भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपसे नहीं कहता कि इजहार करें, लेकिन हमेशा जिस तरह आप सियासत में करते थे, या मैं तो आपका बड़ा पुराना चाहने वाला हूं, जिस तरह होता था मुस्कुरा के बता दे कितने के राब्ते हुए। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मैं ये समझता आपकी मुस्कुराहट आ गई है। राब्तों से ज्यादा नताइज पे नजर रखें। तो क्या अगर नताइज अच्छे आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ दुरानी साहब, जब आपने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की तो एक बड़ा सवाल उठा और बहुत से लोगों से पूछा, हमने भी पूछा, और एक सवाल है, क्या आपको इन राब्तों के बाद हुकूमती सतह पर किसी ने राब्ता किया? क्या आप सिर्फ एक साइड पे खेल रहे हैं या दोनों साइड को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, मेरे तो जो पार्टी है वो खुद हुकूमत के साथ है, पीर साहब के बाकायदा हुकूमत के साथ राब्ते हैं और वो इनके साथ, तो कुछ चीज़ें मेरा काम जो, देखें मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ आपके ज़रिए, और उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। इस वक्त मीडिया की मेहरबानी से, आप दोस्तों के मुस्बत रवैये की वजह से पूरे पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा आवाम, बल्कि क्या मैं तो 90% कहूँगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई एक रोड शो ज़रूर करें आप, और आवाम से पूछें कि लड़ना चाहिए या मुज़ाकरात करने चाहिए, पार्लियामेंट में बैठना चाहिए या इस्तीफे दे के बाहर आ जाना चाहिए। लोगों दुरानी साहब, आप मुलाकात के लिए गए मियां शहबाज शरीफ साहब से, तो उस वक्त ये भी सवाल उठे कि इस वक्त मसरूफ़ अमल तो हैं मरियम नवाज साहिबा, तो आप उनसे मिलने नहीं गए बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं। क्या पुरानी रफाकत की वजह से मिलने गए हैं, पुरानी जान पहचान दोस्ती की वजह से, या फिर आपने बेहतर समझा कि मियां शहबाज शरीफ ही बेहतर अमल अदा कर सकते हैं? देखिए, मियां शहबाज शरीफ का स्टेटस जो है वो आपके सामने है, वो पार्टी के सरबराह हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो पार्लियामेंट का एक पहिया है जिसकी बगैर पार्लियामेंट चल नहीं सकती। एक तरफ अगर हुकूमत है तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन को शहबाज साहब हेड कर रहे हैं, उनके पास जाने का ये मकसद था। और पास्ट में एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसकी वजह से उनकी, मेरे नज़र में उनका एहतराम बढ़ा, और वो ये था कि जो ही कोरोना पाकिस्तान में आया वो आखिरी फ्लाइट पे पाकिस्तान आ गए, और यहां आके उन्होंने कहा जी मैं कोरोना की वजह से वापस आ गया हूं। तो मतलब ये चीजें उनके मुस्बत इक़दामात हैं जिनको के एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। मैंने एक्नॉलेज किया, मैं जाके उनसे बातचीत की, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत सुनी, अपनी लिमिटेशन भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा मैं तो जेल में हूं, अब मैं जेल में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूं,
ठीक है जी, हमजा साहब से मुलाकात की, मैंने पहले भी ये बात की, वो भी। तो इस सारी सिचुएशन में मैंने अभी भी आके ये तजवीज़ दी है। देखिए, मैंने चंद तजावीज़ दी हैं, उन पे अगर हुकूमत भी अमल करेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग पार्लियामेंट में हैं, उन पे कोई भी केस है, नैब का है, कोई भी है, उनको ECL में डाल के उनको जेलों में बंद ना करें। जेलों में बंद करने से एक तो डायलॉग का अमल रुक जाता है, और दूसरा उससे ये होता है कि उनके लिए एक मजलूमियत और एक मजलूमियत का इजहार पैदा होता है पब्लिक के अंदर, और एक टकराव और गर्मी पैदा होती है। उसके मुकाबले में अगर अदालत उन्हें कोई सजा दे देगी तो फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर जब तक सजा नहीं होती उस वक्त तक उन्हें आप जेल में रखें या बाहर रखें, किसी को टॉर्चर करना तो इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा तो ये होता है कि मुजरिम को सजा दी जाए, और अगर वो मुजरिम है तो जल्द अज जल्द जो आपकी तजावीज़ है, इनमें से कोई रोकता नहीं है। जो आपकी तजावीज़ है, इस पर क्या हुकूमत अमल करने के लिए तैयार है? और दूसरा, आप क्या समझते हैं ये सारी जिम्मेदारी तो ज्यादा तो हुकूमत की बनती है ना, कि हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा नरम रवैया होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मामला होना चाहिए कि पार्लियामेंट आबाद हो जाए? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, मैंने कहा एनआरओ आप करते हैं। एनआरओ ना हुकूमत दे सकती है ना ऑपोजिशन ले सकती है। एनआरओ के ऊपर, एनआरओ जो है वो हो चुका है ब्लैक लिस्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एनआरओ का नाम भी वो हो चुका हुआ है, ब्लैक लिस्ट हो चुका हुआ है। और मैंने तजवीज़ भी दी है, मैंने कहा जी हम एजेंडा सेट करते हैं, उस एजेंडे के ऊपर आप डायलॉग करें, और डायलॉग करें इन द मीडिया आए। हम एजेंडा सेट करके पब्लिक, आवाम, सब इंटेलेक्चुअल्स एजेंडा सेट करते हैं, आप उस पर डायलॉग करें और पब्लिक आए में करें, ओपन करें। अगर कोई एनआरओ मांगेगा तो लोग देख लेंगे कि यार ये एनआरओ मांग रहा है। अगर नहीं मांगेगा और सेंस की बात करेगा तो पब्लिक भी देख लेगी। और ये अब एक मॉडर्न तरीका है, इस तरीके से बात होती है। मैंने ये भी तजवीज़ दी है कि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है। राणा साहब, आप इसको खूब जानते हैं, वो लोग जो जमीन से उठ के आए हुए उन्हें पता है। एक ही तरीका है कि बल्दियाती इंतखाबात, कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन आप करा दें। मैं देखता हूं कौन माई का लाल जो है ऐसे इलेक्शन में जिसमें लोकल बॉडीज के लोग, नुमाइंदों के नुमाइंदे बैठे होंगे, वहां धांधली कर सकेगा। और अजीब मुल्क क्या भाई, ये नहीं समझते कि अवाम के लिए सितम ज़रीफ़ी है कि जिन्हें मुंतखब किया वो तो आपसी लड़ाई में मसरूफ रहे हैं, और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो मुतासिर हो रही है। क्या माजी में ऐसा कभी देखने में मिला? मैं तो आपको समझता हूं जी। देखिए, मैंने 3 नुकात सिर्फ रखे थे, आपको याद होगा। एक, मैंने कहा था कि इस्तीफों के बाद जो मुज़ाकरात करने हैं वो इस्तीफों से पहले कर लें। दूसरा, मैंने कहा था बैक टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जाएं। पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं है। पार्लियामेंट इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के आइन की अमानत है, उसको आबाद रखना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत नहीं भी रखती, अपोजिशन को जाके उस बिल्डिंग में बैठ जाना चाहिए और वहां डेरे डाल के वहां से एक्टिविटी को करना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैंने यकीनी तौर पर इस सारे माहौल को ठीक करने के लिए, इस माहौल में आगे बढ़ाने के लिए, मैंने कहा था भाई एक ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा सेट करें और उसके ऊपर करें। मैं अभी एजेंडे के लिए, देखें, मैं एक ऐसा नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं कि अगर इन तीनों इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात जिसमें अवाम को इक्तदार मिलता है, वो पिछले 75 सालों में किसी भी मुंतखब हुकूमत ने नहीं कराए। देखें जी, हम इलेक्टेबल्स के इंतखाबात तो करा देते हैं, पहले सूबाई हुकूमतें बना देते हैं, उसके बाद सूबाई हुकूमतों के और पार्टियों की, चाहे उसमें किसी किस्म की भी शख्सी आमरीत हो या खानदानी, उनकी सरपरस्ती में बल्दियाती इंतखाबात को डंडे से हम या कराते नहीं है या अपने ताबे बनाते हैं। जनाब, आप अवाम को एम्पावर करने की बात करें तो अवाम अपने इंतखाबात की खुद हिफाजत करेंगे। जब उसको आप इलेक्टेबल्स का और पार्टियों का इंतखाब बना देते हैं, अवाम का इंटरेस्ट कम हो जाता है। देखें, 2013 के इंतखाबात हुए, सबने मुतालबा किया कि जनाब अदलिया के जेर निगरानी इंतखाबात होने चाहिए। अदलिया ने इंतखाबात करा दिए तो आपने कहा जी ये आरओ इंतखाबात थे। उसके बाद सारों ने मिलकर कहा कि जी फौज की निगरानी में इंतखाबात होने चाहिए। 18 के इलेक्शन फौज की निगरानी में हो गया, आपने कहा ये तो सिलेक्टेड इंतखाबात हैं। तो अब मतलब ये है कि सिलेक्टेड और आरओ और इंतखाबात को ना मानने से आगे बढ़ते हुए अब इस चीज को इंतजाम करना चाहिए कि अवाम की निगरानी में इंतखाबात हो। अवाम की निगरानी में इंतखाबात तब होंगे जब बल्दियाती इंतखाबात के साथ होंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप डायलॉग करें। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप एक डायलॉग का लेके आए
और आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासत भी हो, अमन भी रहे और आपस में जो इख्तलाफात हैं वो सियासी हों, ज़ाती ना बने। अब अपोजिशन जो है वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमने रावलपिंडी जाना है और वहाँ पिज़्ज़ा भी खाना है, चाय पीनी है। रावलपिंडी में उन्हें चाय और बोतल की दावत दी गई है, चाय पानी पिलाया जाएगा। तो मुझे बताएं, क्या माजी में या कभी हुकूमतों में ऐसा हुआ है? अपोजिशन तो जाती है इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर, ये पिंडी की तरफ जाने का ये क्या रुझान है? क्या आप इसको ख़त्म करा सकेंगे? मैंने तो देखे, वैसे तो एक बात तो राणा साहब ये हुआ है ना, देखे पहले बात होती थी शख्सियात की, अब शहरों तक आ गई है, ठीक है ना। मतलब बात तो आगे बढ़ी है ना। और आगे आप देखें कि भाई पिंडी में सिर्फ DHQ तो नहीं है, वो किसी ने कहा ना वहां तो वो नासिर बाग भी है, क्या नाम है, लियाकत बाग, जहां जलसे हुआ करते, लियाकत बाग भी है। मतलब ये है कि देखे हाँ, और बातें जो थी वो धरनों से बढ़ते हुए चाय पे आ गई हैं। चलो पिज्जा की डिमांड आ गई है, कोई बुरी बात नहीं। देखिए माहौल में से तनाव कम हो रहा है और इसको, और हंसते हुए बात हो रही है। पहले तो गुस्से में बात होती थी, अब हंसते हुए बात हो रही है, तो ये एक मुस्बत चीज है। दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि तीन बड़ी जमातें हैं PDM में, PP, JUI, FE और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये तनाव कम करने में बढ़ के किरदार कौन अदा करेगा? देखें जी, इन तीनों में से बढ़ के देखें, माजरत के साथ हर पार्टी जो होती है ना वो अपने इंटरेस्ट में भी काम कर रही होती है। अभी मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस पे कोई कमेंट कर सकूं, लेकिन मैं ये करता हूं, मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा रोल जो होगा ना इस तनाव को कम करने में वो आवाम का होगा, और अभी भी आवाम का है। मैं आपको, मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं कि पिछले 25 से लेके अब तक जो माहौल में तनाव कम हुआ है, जो लोगों ने इल्फाज की शिद्दत को कम, मैंने कहा था कॉपी राइटर बैठे हुए आग लिख रहे हैं सबके लिए और हर कोई आग उगल रहा है, और आज आप रात को टीवी लगाएंगे आपको फर्क सीधा महसूस हो जाएगा। देखिए दुरानी साहब, आपने कहा कि प्रेशर आवाम का है। हमने आपसे 3 सियासी जमातों का पूछा, आप कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन में नहीं है। चले हम आपसे पूछ लेते हैं, हाँ या ना कर दीजिएगा, क्या पीपल्स पार्टी इन तीनों सियासी जमातों में से अपने मकासद पहले हासिल नहीं कर चुकी? कुछ आगे नहीं चली गई मकासद हासिल करने में, जिस तरह आपने कहा हर सियासी जमात है। देखिए जो वो किसी ने कल मेरे से परसों पूछा और उन्होंने कहा जी आपके ख्याल में इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे? मैंने कहा ये बिल्कुल इमरान खान साहब के हाथ में है। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि देखिए ये हर पार्टी के अपने हाथ में होता है कि वो अपने पत्तों को कितनी अच्छे तरीके पे खेलते हैं। काश तमाम पार्टियां अपने पत्तों के बजाय आवाम के पत्ते खेलती, ठीक है, तो बहुत ही इस मुल्क की सियासत जो थी वो मुस्बत रुख पे आ जाती। और मैं इस किसी चीज से भी ना मैं इनकार कर सकता हूं और ना मैं बहुत ज्यादा इकरार कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि हर कोई जो है इकट्ठा भी खेल रहा है, अलग अलग भी खेल रहा है, सब चल भी रहे हैं, लेकिन एक बात मैं समझता हूं कि इनमें से कोई गद्दार नहीं है, ना किसी को गद्दार कहना चाहिए। सही, इन सब में से इनमें कमजोर लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं। हमें माहौल बनाने के लिए सबको एक ऐसा रास्ता देना चाहिए कि जो कानून का, देखिए जब आप, राणा साहब मुझे बताएं, आपने भी लॉ देखा हुआ, मैं लॉ का बड़ा मोहताज तालिब इल्म, जब तक किसी को सजा ना मिल जाए ना, किसी मुलजम को आप मुजरिम नहीं कह सकते। तो दुरानी साहब, अब आप देखें ना, माहौल में बदलाव तो कुछ आ रहा था 25 तारीख के बाद, लेकिन अब उस बदलाव में फिर से वो रिवर्स गियर लगाए, ये ब्रॉडशीट वाला जो किस्सा छिड़ गया और फिर से बयानबाजियां और हरजाने के नोटिस चल रहे हैं। देखें ये जो ब्रॉडशीट वाला देखें, ये तो हमारी तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। साफ सी बात करूंगा, मैं 2011 से पाकिस्तान की अदालतों में मारा फिर रहा हूं कि जी मेरा किसी पे कोई दावा नहीं है, लेकिन मेरा अपने पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है उस पर तो दावा है ना। मुझे गरज नहीं है कि वो किसके नाम पे पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि पहले वो पैसा आए, फिर जो उसको लेके गया है वो खुद ब खुद कोर्ट के अंदर। इंडिया ने 2011 से लेके 2016 तक 8,000 बिलियन रुपीस जो इंडियन थे वो स्टोलन एसेट के वापस मंगवा लिए। हम स्विट्जरलैंड को आज की डेट तक एक खत नहीं लिख सके कि हमारे लोगों के अकाउंट्स को बताओ। वो उसने आके अगर कुछ बता दिया है तो बड़ा अच्छा किया है। मेरा तो दिल कर रहा है, मेरा केस तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। देखें, आप उस वक्त वजीर इत्तलात थे जब ये ब्रॉडशीट का मामला चला था, आपकी हुकूमत थी, आप हुकूमत में बड़े अहम थे।
आपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं स्विस हुकूमत को लेटर लिखा, और आपके दौरे हुकूमत में यह सारा मामला चला था, इसमें हकायक तो कुछ सामने लाएं। यार देखें, मैं आपको हकीकत में बताऊं, मैं पहली बात तो यह, मैं बड़ा बोल्ड वो हूँ, मतलब अपने आप को मैंने 2012 के बाद अपनी सियासत का रुख ही बिल्कुल बदल दिया। मैं स्ट्रेट चलता हूँ। वो एक तो उस जमाने में अगर कोई गलती हुई है तो चूंकि मैं हुकूमत में था, मैं उसमें शामिल था। मैं अपने आप को जी, मैं उस वेले ये किया सी, ये मैं नहीं कहूँगा। मैंने कुछ कहा भी था तो अगर मैंने हुकूमत नहीं छोड़ी तो मैं हुकूमत के साथ था। ये बात। दूसरी बात, मैं आज के लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि जो तारीख से सबक नहीं सीखते ना, उनका जोग्राफिया उन कौमों का बदल जाता है। बात यह है कि जब भी आप नैब को और इत्तेसाब को और इस मुल्क के मफादात को अपने सियासी मफादात के आगे कुर्बान करेंगे तो आपको उसके नतीजे में इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत मिलेगी। ठीक है जी, मुझे मिलेगी, मैं करूंगा तो मुझे भी मिलेगी। ठीक है जी, मैं करूंगा मुझे भी रुसवाई मिलेगी। काश कि आज ये किसी को समझ आ जाए कि ये जो तमाम इत्तेसाब के इदारे होती हैं, ये जो तमाम पाकिस्तान के वसाइल हैं, मैं आज की तारीख तक ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आज भी पाकिस्तान में किसी माल वाले को, किसी ताकतवर को, किसी शदीद माली हैसियत रखने वाले को सजा देना अभी हमारे निज़ाम में मुमकिन नहीं। चलिए दुरानी साहब, कोई बड़ी खबर की तरफ चले ना। दुरानी साहब किसी बड़ी खबर की तरफ चले, मुझे ये बता दें आने वाले दिनों में मजीद कितने राब्ते हो रहे हैं, किस किस से राब्ते हो रहे हैं, और क्या शहबाज शरीफ से दोबारा राब्ता हो रहा है? ये तो आप बता सकते हैं ना, इसमें तो कुछ पाने वाली बात नहीं है। मैं और इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। बन जाएगी हमारे मुज़ाकरात का बट्टा बैठ जाएगा। नहीं बैठने का बट्टा, देखेंगे उस वक्त भी तो पता चल रहा है ना दुरानी साहब। एक आदमी था, उसका कलेजी खाने को दिल कर रहा था। हमारी सरायकी की एक कहावत है, तो उसने कहा मैं तो कलेजी खानी है ना। उसने वो छुरी मारी बकरी को तो कलेजी निकाल ली, तो बकरी मर गई बेचारी। ठीक है ना। तो अब ये है कि कलेजी के लिए बकरी नहीं, हम कलेजी नहीं खाते। देखिए आपने जिससे मिलना है पता तो चल जाना है। अगर देखिए, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ। कई दफा 2 दफा पकड़ा गया हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ कि ना पकड़ा जाऊं। तो इसके लिए ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि दुरानी साहब सिर्फ ये बता दें कि अगले आने वाले दिनों में मुलाकातें हैं आपकी? बच्चे हैं आपकी आने वाले दिनों में कुछ मुलाकातें हैं? देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने हाँ मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं कराची जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वहां मैं पीर साहब से एक तो मिलूंगा, हाँ, और पीर आसफ अली जरदारी साहब से सुनना मिलने डेली का राब्ता है। सुना आसफ अली जरदारी साहब भी मिलने जा रहे हैं। देखें वो तो हमारे बड़े लोगों के सारों के आपस में राब्ते हैं ही। वहाँ कराची में लोग रहते हैं, उनके आपस में बड़े क्लोज राब्ते हैं। देखिए, बाज राब्ते, मेरे जो राब्ते होते हैं, मेरे और तरह के राब्ते होते हैं। मेरा सबसे बड़ा राब्ता आपसे है। दुरानी साहब, वैसे आपको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए मोहतात अल्फाज के चुनाव के हवाले से। एक आखिरी बात बता दें, क्या आपको लॉन्ग मार्च होता दिखाई देता है? अच्छा, मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च का जहां तक ताल्लुक है ना, आप देखें ना, अब आपने भी साफ की ग्रेस मार्च का। मेरा ये ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत चाहे, ठीक है ना जी, तो वो लॉन्ग मार्च को एहतजाजी मार्च में बदल सकती है। सही, ठीक है ना जी। अगर हुकूमत चाहे तो वो लॉन्ग मार्च से पहले बहुत से ऐसे इकदाम कर सकती है जिसकी वजह से अवाम लॉन्ग मार्च करने वालों से कहें कि बस अब चलें, कोई और रास्ता निकालते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन अगर शिद्दत और हिद्दत, मैं आज आपसे कहता हूं, देखें ना जी, आज हुकूमत ऐलान कर दे कि जितने सियासी कैदी हैं हम उनको रिहा करते हैं, वो ECL पे रहेंगे, उन पे मुकदमे शदीद चलेंगे, लेकिन उन सबको हम छोड़ते हैं कि वो आए और हमारे से बातचीत करें। हम रिहाई तो दूर की बात दुरानी साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर ना जहां पे जारी हो वहां पे आप रिहाई को कैसे सोच सकते हैं? और दूसरे दुरानी साहब ये भी बता दें, एक तरफ आप इंसाफ की बात करते हैं, सख्त एहतसाब की बात करते हैं, तो फिर अगर किसी पे करप्शन का केस मोहम्मद बूटे पे है, वो तो जेल में है, और अगर तगड़ा बंदा है तो उसको रिलीज कर दें, उसका ECL में नाम डाल दें, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि दुनिया के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आप दुनिया भर की उठा लें। तो फिर ये कानून सबके लिए करवा दें ना, फिर ये कानून सबके लिए करवा दें। हाँ, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप आम खाएं,
पेड़ गिनने से आगे बढ़े। मतलब यह है कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे जिसको भी अंदर रखा गया है उसको सजा नहीं दी गई। जब सजा नहीं आप देते तो वो बाहर निकलता है तो पहले से बड़ा लीडर, मोहम्मद बूटा तो बूटा ही रहता है, सजा मिले या ना मिले। ये जब बाहर निकलता है तो ये शतीर बन जाता है। यानी अगर आपने किसी पे इल्जामात लगाए हैं तो प्रोसिक्यूशन मजबूत होनी चाहिए, मेरे पास दलाइल मुदल्लल होने चाहिए और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर आप एहतसाब कर रहे हैं किसी का तो उम्मीद करते हैं ऐसी वजहदारी मतलूब है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तानी सियासतदानों में भी पाई जाए, ताकि पाकिस्तानी जो सियासी माहौल है वो खुशगवार माहौल की जानिब गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर में बढ़ते के ढेर पर और उस पर हुकूमती इकदामात और मौक़िफ़ पर। हमें ज्वाइन करेंगे मियां असलम इकबाल साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पहले बात ये होती थी कि कराची कूड़े का शहर बन चुका है, लेकिन अब ये बातें लाहौर के बारे में भी होने लगी हैं। बहुत से दिनों से तहकीकात भी जारी हैं कि लाहौर में इतना कूड़ा करकट क्यों फैल चुका है। लाहौर में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, हुस्न बर्बाद हो चुका है। वज़ीर आला ने एक्शन लिया है, तमाम इदारे मुतहर्रिक भी हो चुके हैं। जुमे तक लाहौर का जो हुस्न है वो बहाल करने के दावे भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक बार फिर माजी की हुकूमत पर बदनज़मी के इल्जामात भी लगाए गए। वजूहात क्या हैं, आइंदा के लिए बेहतरीन मैकेनिज्म क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां असलम साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह इल्ज़ाम भी लगाया कि 1 अरब का जो खर्चा था गुज़श्ता हुकूमत उसे 7 अरब पे ले गई। उसकी बुनियादी वजूहात अभी तक क्या सामने आ सकी हैं कि किस वजह से ये वहां तक ले गई और मैकेनिज्म किस तरीके से बेहतर होगा? वो तो एक अपनी जगह पर बात है कि उन्होंने सफाई के नाम पे किस तरह से लूटमार की और लोगों की जेबों को साफ किया है, बजाय इसके कि लाहौर से साफ करते। अब मसला ये था कि इनके साथ जो एग्रीमेंट था उसके अंदर इन्होंने ये सिलसिला किया कि जो RFP होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए, वो एक बार इश्तेहार की जाती हैं तो उसके अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं किसी भी कंपनी को बिड पे शामिल होने के लिए। तो जब उसको साइन करने के लिए ये 2 कंपनियां उन्होंने शॉर्टलिस्ट की, ये जो थी अलबराक और दूसरी ओसबाग। तो जो RFP के अंदर टर्म एंड कंडीशन थी, एग्रीमेंट करते हुए उसके अंदर एक कंडीशन थी कि मशीनरी आप छोड़कर जाएंगे, ऑपरेशन हालत में छोड़ के जाएंगे, चलती हुई छोड़ के जाएंगे, मेंटेन करके छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब एग्रीमेंट किया गया तो अफसरान और हुकूमत की डायरेक्शन की मिली भगत से उनके साथ इस चीज को उस क्लास से निकाल दिया गया। अब जो हमारा ट्रांजिशन इनके साथ हो रहा था वो बात इस चीज पे अटकी हुई थी कि वो कह रहे थे कि मशीनरी हमारी है, हम कह रहे थे कि के तहत हमारी है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट आगे रख दिया। उस एग्रीमेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि बदनीति थी और बदनीति की बुनियाद पर वो किया गया। फिर इसमें एक और भी क्लाज है जो इंटरनेशनली चलती है कि आर्बिट्रेशन के मामले में फिर जब भी किसी से आर्बिट्रेशन करवाई जाएगी कि जो RFP होगी वो प्रिवेल करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी RFP प्रिवेल करती है कि ये मशीनरी जो है ये एज पर RFP और ये उस कंपनी के मिल्कियत है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। सो अब जब मशीनरी आई है तो ये 35% मशीनरी ऑपरेशनल है, 65% मशीनरी उन्होंने 1 साल से इसकी VAT छोड़ दी और वर्कशॉप का हिस्सा बना दिया गया था। और गलत फिगर ये भी दी जाती रही पिछले सालों में कि हम इतनी वेस्ट कलेक्शन करते रहे। वो वेस्ट कलेक्शन पे जो बंदे उधर वेइंग ब्रिज पे खड़े किए थे वो भी उनके अपने थे। यहाँ पर कूड़े का वजन ज्यादा करने के लिए उसको पानी का जो ओपन हाइडेंट होता है उसके नीचे खड़े करके ये भी उतारा। तो ये एक लंबी स्टोरी है। बहरहाल अब लाहौर में जो 2 जनवरी तक जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था वो तकरीबन 25,000 टन से ज्यादा था, जिसको लिफ्ट करना भी एक चैलेंज था। बहरहाल हमने प्राइवेट लेवल के ऊपर भी मशीनरी को एंगेज किया और जो मशीनरी थी 35% उसको लगाया। बाकी मशीनरी को ठीक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके पार्ट बाहर से आने हैं, लोकल नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश जारी है। अब आज की तारीख तक हम 24,000 टन से ज्यादा कूड़ा जो बैकलॉग था वो उठा चुके।
रोजाना जो 5,000 टन पैदा होता है वो एक अलहदा है, लेकिन 25,000 टन में से हम 24,000 उठा चुके। मियां साहब, मुश्किल टारगेट आपको दे दिया जाता है, जोड़ तोड़ का हो, किसी को नीचे लाना है, ऊपर करना है, मुश्किल टारगेट दे दिया। ये भी एक बड़ा मुश्किल टारगेट आपको दे दिया गया। सियासी गंद साफ करते करते आप किसी और दूसरी गंदगी को साफ करने की तरफ चल पड़े, कहीं की कुछ साजिश तो नहीं है? क्या सियासी गंद बच जाए और ये आपको इसकी तरफ लगा दिया जाए? देखें, इसमें सर गुजारिश ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर फर्ज करें सफाई नहीं हुई, मिसाल देता हूँ कि किसी इलाके में 3 दिन ड्यू टू सम रीजन अगर वर्कर हड़ताल कर गए हैं, तो ये कभी नहीं हुआ कि गंद को उठा के बाकायदा तौर पर मेन रोड के दरमियान में जो मीडियन होता है, जिसको हम डिवाइडर बोलते हैं, उसके ऊपर बड़ा जोड़ के जैसे स्टैकिंग की जाती है। ये पूरी तरह एक मनज़्ज़म तरीके से एक कंपेन लाई गई ताकि लोगों को बताया जाए कि जनाब वो खांदे सन लांदे भी सन। लेकिन इस चीज को बाहर निकलने के लिए अब हमने सीसीटीवी कैमरा सेफ सिटी के हवाले से हम सारी चीजें देख रहे हैं। अब आप लाहौर की सड़कों पे भाई साहब खुद निकले फिरे, आपने अपने इलाके का बताया, उधर पूरी टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल रात तक रूटीन में जो 5,000 टन होता है वो सड़कों पर होता ही है। सड़कों से मुराद ये है इकट्ठा होके 23 पॉइंट पे आ जाता है, वहां से लिफ्ट होता रहता है रात सारी भी, लेकिन गलियों में नहीं होता, गलियों से साफ हो जाता है। मियां साहब, ये इस सारे मामले में ताखीर इस वजह से थी कि कंपनी के साथ ये मामलात चल रहे थे मशीनरी के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मशीनरी के मामले चल रहे थे। बेसिकली उनकी ख्वाहिश थी कि हमें कंटिन्यू करवाया जाए, लेकिन जिस तरह अभी राणा साहब ने बात फरमाई है कि हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं। हम अभी तो मैं फंक्शनिंग जो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने टास्क दिया कि आप पहले सफाई के हवाले से करें, फिर इसकी कंपनी की रीमॉडलिंग और रिवैम्पिंग कर रही है कि जिसके मुताबिक 14 अरब रुपया और इससे ज्यादा के पैसे खर्च हर साल हो रहे हैं। इसको कम करके हमको 7-8 अरब रुपए के ऊपर हमारा टारगेट है कि इसको लेकर आए और वही जो पैसे बचे शहर के बाकी मामलात, हेल्थ के ऊपर, पंजाब की अवाम के एजुकेशन के ऊपर खर्च किए जाए। मियां साहब, जिन लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म किया, करोड़ों से अरबों तक ले गए, अरबों से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन जुम्मेदारान का तयन किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये सब मैं आपको बताता चलूं कि एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारे दौर में हुई है इनके खिलाफ, जिसके अंदर उन्होंने बताया है एडवोकेट जनरल ने उनकी रिपोर्ट ने कि 7 अरब रुपया इन्होंने घपला किया है मुख्तलिफ मदात में। लिहाजा वो 7 अरब रुपए की रिकवरी जो पीछे हम इनको काम करने ये हमसे मंथली पैसे लेते थे और मंथली पैसे भी इस तरह थे कि 70% डॉलर की शक्ल में बाहर भेजने होने थे। जो भी इनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था 320 मिलियन डॉलर का इनका हुकूमत पंजाब के साथ मुआहिदा था 7 साल का। उस 320 मिलियन डॉलर में से 70% जो था वो आपके डॉलर की शक्ल में मुल्क से बाहर जाना था, बाकी 30% यहाँ पर लोकल जो आपकी करेंसी रुपी है उसके अंदर हमने पे करना था। लिहाजा उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर तयन किया गया कि जो इन्होंने घपले किए हैं वो किस तरह से किए हैं। फिर जब हमने उन पैसे रोके हैं तो वो पैसे बेसिकली हम वो ऑडिट के जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बुनियाद पर हम उनके हर महीने के जो अमाउंट बनती थी उसमें से काट रहे थे। सही। वो कहते थे हमारे पैसे ना काटे, हमने कुछ पैसे रिकवर भी किए हैं। बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर मैटर जाएगा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी। चले, उम्मीद करते हैं ये मैकेनिज्म कुछ बेहतर हो, शहर की सूरत हाल भी बेहतर हो और माजी में जो खसारा मुल्क की जो खजाने को बर्दाश्त करना पड़ा है उसकी भी भरपाई हो सके। मियां साहब, कुछ बात कर लेते हैं अशियाए खुरनोश के हवाले से। हम 2.5 साल से देखें तो फ्लक्चुएशन काफ़ी उसमें देखने में आती रही, लेकिन पिछले कुछ अरसों में जो कीमतें थी वो मुस्तहकम हो चुकी थी, लेकिन फिर से सब्जियों की कीमतों में या दालों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी वजह आपको क्या लगती? देखिए सर, इसमें 2 एक चीजें मैं आपके सामने देखें। जो लोकल लेवल के ऊपर आपकी फसलें होती हैं उसमें तो इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, उसमें प्राइस तकरीबन ठीक रहती है। लेकिन दालें क्योंकि ज्यादातर हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दालों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो इंपोर्टर जब मंगवाता है तो उसके असरात आते हैं। लेकिन उसके बावजूद
मैं ये बात तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि आर्टिफिशियल जो प्राइस हाइक है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ ताजर करता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज फर्ज करें कोई चीज महंगी हुई है $10, $20, $100, तो वो आज से पाकिस्तान के अंदर उसको राइज कर देता है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है तो मैं आज ही बढ़ा, हालांकि उसकी जो उसने मंगवाई हुई है पिछले रेट पे मंगवाई है। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम होती हैं तो वो कम नहीं करता, वो जवाब ये देता है कि जी मैनू महंगियां पैदी हैं। तो ये बहरहाल इसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल में बता सकता हूं कि हमने अब तक कितने फाइन्स किए हैं अरबों की शक्ल में, और तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कोई 1.5 से 2 अरब रुपए के करीब पूरे पंजाब के अंदर हमने फाइन भी किए हैं, जिक्र अंदोजों के खिलाफ एक्शन भी किए हैं, सारे मामला किए हैं। जो कमोडिटी आपकी डॉलर के साथ मुंसलिक है, इंटरनेशनली मंगवानी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज कुछ पंजाब में ऐसी चीजें हैं जो पंजाब के अंदर कम पैदा होती हैं, सिंध के अंदर होती हैं। मियां साहब आप पे वज़ीर आला पंजाब ने इतबार किया, लाहौर को खूबसूरत करने के हवाले से टास्क दिया। पहले कराची की बात होती थी, अब लाहौर की भी बात शुरू होगी। मुझे हमें यकीन है कि आप इस मिशन में भी कामयाब हो जाएंगे, आप इस टारगेट में कामयाब होंगे। सियासी टारगेट भी आगे आ रहा है, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो सेनेट के इलेक्शन में कितनी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक जोड़ तोड़ का ताल्लुक है वो तो एज ए पॉलिटिकल एक वर्कर मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई जोड़ तोड़ होनी चाहिए। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब हम अपोजिशन में थे तो केपी के अंदर उनको पता चला तो उन्होंने अपने सारे के सारे एमपीएस को निकाल बाहर किया, और उस वक्त किया जब इलेक्शन सर के ऊपर थे। इस पर बिलीव नहीं करते हम, हॉर्स ट्रेडिंग बिलीव नहीं करते। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन की बात हो रही थी, जैसा कि मियां असलम इकबाल साहब का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग पर हम बिलीव नहीं करते। एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं जोड़ तोड़ पे भी यकीन नहीं रखता। सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कोई रस्साकशी की जंग भी जारी है? टिकट देने का इख्तियार किसके पास होगा? मरियम नवाज साहिबा के पास या फिर जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब उनके पास? राना साहब, इख्तियार तो अगर आईनी तौर पे देखा जाए, जमाती तौर पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब के पास होना चाहिए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ही है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये देखें ना, ये पंजाब के अंदर 2 नशिस्तों पे जिन पे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उस बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे थे उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से जेल में जाकर या तारीख पेशी के मौके पर कोई मुशावरत की गई? बिल्कुल नहीं की गई। और मज़े वाली बात यह है कि जिन लोगों को ये नशिस्तें दी जानी थी उनके नाम भी पहले सामने आ चुके थे, हमने ही ब्रेक किए थे। तो वो कहाँ से निकले थे? वो मरियम के इज़राइल से निकले थे। मरियम नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं उन्होंने हमें ये बताए थे। तो अब आगे सेनेट का इलेक्शन, ये बड़ा इलेक्शन है। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनकी लॉबी से तलक रखने वाले उनके जो लोग हैं वो इस इलेक्शन में आए। मरियम हर सूरत में चाहती है कि वो लोग इस इलेक्शन में आए जो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से मुतफिक हो, जो मरियम के साथ जो है बिल्कुल ठीक हो, जो मरियम की लॉबी से तलक रखते हो। तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है। इमरान साहब, आप तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या वो टिकट देने के मामले में एक्टिव नहीं होंगे? बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। मैंने इस पे मैं तो कह रहा हूँ 100%, इसलिए वो एक्टिव हो गया ना। एक उनकी सदारत जाती नजर आ रही थी, दूसरों ने समझ आ गई कि आगे आ रही है इलेक्शन, इन इलेक्शन में अगर उनके लोगों को सीटें नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? अब हो क्या रहा है? अब कहा यह गया, मैं आपको यह मुसद्दका इतला देता हूं, मियां नवाज शरीफ को यह कहा गया कि मियां साहब पिछले सेनेट के इलेक्शन में जुबैर गुल आपके उम्मीदवार थे और आपके उम्मीदवार पंजाब में हार गए। आपको पता ना, जुबैर गुल हार गए थे। उन्होंने कहा कि जुबैर गुल इसलिए हार गए कि वो आपके उम्मीदवार थे और उनको हराने में जो किरदार अदा किया वो शहबाज शरीफ ने किया। ये अल्फाज अदा किए गए और अब हमें उनको लाना चाहिए जो हमारे साथ ही खड़े रहे। ये लफ्ज अदा किए कि उनको लाना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहे। अब प्रॉब्लम क्या आनी है? अब शहबाज शरीफ समझते हैं कि अगर ये मरियम के कहने पे टिकटें दी गई तो जिस तरह 6-7 एमपीए तो खुल के सामने आ चुके हैं नून लीग के, अगर पसे पर्दा और भी कुछ एमपीए सामने आ गए और उन्होंने भी अपना वोट का इस्तेमाल किसी और तरीके से कर दिया, फर्स्ट की बजाय सेकंड या सेकंड की बजाय थर्ड को दे दिया, तो फिर क्या बनेगा? फिर उसमें क्या पोजीशन होगी? फिर किस तरफ जाएगा सारा मामला? तो अब रस्साकशी में यह हो गया कि मरियम ने, मेरे पास जो इतला है कि मरियम ने मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया। मरियम के चंद करीबी साथी जो मियाँ नवाज शरीफ का राइटर भी कहा जाता है, जिन्हें मरियम का भी राइटर कहा जाता है, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया। उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में मुकम्मल इख्तियार जो है, मुकम्मल इख्तियार मैं आपको कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ अपने पास और मरियम के पास रखें।
तो अब हो ये रहा है कि जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनके नाम वहां भेजे जाएंगे और एक खानापुरी के लिए, ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूं, खानापुरी के लिए 2 या 3 सीटें बामुश्किल, ये मैं बामुश्किल कह रहा हूं, 2 या 3 सीटें मियां शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर या उनके नामजद कर दिए लोगों को दे दी जाएं, लेकिन वो भी पहले हलफ दें, यकीन दहानी कराएं कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ मुंसलिक रहेंगे, बयानिए से ज़्यादा मियां नवाज शरीफ के साथ मुखलस रहेंगे। तो फिर जीत किसकी होगी? देखें, इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है इसमें दोनों की हार होगी, जीत किसी की नहीं होगी। मैं आपको एडवांस बता दूँ, ज़रा आप निकाल के देख लें कि मुस्लिम लीग नून को कितने सेनेटर मिल सकते हैं इस तादाद में जो उनके पास मौजूद है। मुस्लिम लीग नून को उतने नहीं मिलेंगे, ये लिख लीजिएगा आज की डेट में लिख लीजिएगा। 50% भी नहीं मिलेंगे जी, नहीं 50% तो मिलेंगे। देख 50% मतलब टोटल अगर उनके बनते हैं 70% या उनके 50% बनते हैं तो 45% मिलेंगे, 5% उठ जाएंगे। सही, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूं। जब इलेक्शन हो जाएगा सेनेट का तो हम बैठ के यही क्लिप निकाल के आपको दिखा देंगे। कशीदगी जो है अंदरूनी तौर पर पार्टी को कमजोर कर सकती है और पार्टी कमजोर कर क्या सकती है? कमजोर हो चुकी है पार्टी। मुझे एक बात बताएं, क्या पार्टी कमजोर नहीं हो चुकी? मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो मरियम से मिले हैं कि शहबाज शरीफ से मिले हैं? ये सवाल मैंने भी किया था, वो तो कहते हैं पार्टी लीडर है इसलिए मिलो। पार्टी लीडर है ना, तो फिर पार्टी लीडर को टिकट का फैसला करना चाहिए ना भाई। जेल में आप मुलाकात के लिए जा सकते हैं, एक लिस्ट लेके नहीं जा सकते कि जनाब ये लोग हैं। देखिए, सेनेट का टिकट किसी ऐसे शख्स को तो नहीं देना कि जिसका पार्टी से तल्लक ना हो, पार्टी वाले को देना ना जिसका पार्टी से तल्लक हो, जो पार्टी के साथ मुखलस हो। तो वो नाम जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब भी उससे जानते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं, मरियम साहिबा भी जानती हैं, तो फैसला हो जाए। आने वाले दिनों में नुकसान सेनेट इलेक्शन में होने वाला है। ये पार्टी के अंदर कशीदगी पार्टी को नुकसान दे रही है, इस हवाले से सोच विचार करनी होगी, वरना हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। द लास्ट आवर्स मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।